हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाई टेक्स्ट बुक में से फर्स्ट पोएम, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो। तो पोएम शुरू करने से पहले हम पोइट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इनकी 3 पोएम्स आपके सिलेबस में रहती हैं। 9th में द रोड नॉट टेकन और 10th में डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। तो इनका जो बर्थ है वो 1874 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुआ। अर्ली एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन इन्होंने बीच में छोड़ दी और टीचिंग शुरू कर दी। टीचिंग के बाद इन्होंने फार्मिंग में भी ट्राई किया, पर फार्मिंग में जब ये सक्सेसफुल नहीं हुए तो 1912 में ये इंग्लैंड चले गए और वहीं पे ही इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि इनकी जो कंपनी या दोस्ती हुई वो उस समय के जो इंग्लैंड के फेमस पोइट्स थे उनके साथ, और उन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया। और ये जो पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो 1920 में सबसे पहले पब्लिश हुई। फिर 1923 में इनका न्यू हैम्पशायर नाम से एक पोएम्स का कलेक्शन पब्लिश हुआ और इसके लिए इनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला और टोटल 4 टाइम्स इनको पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो मिला। पुलित्ज़र प्राइज़ जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूट। इट वॉज विंटर एंड स्नोफॉल टाइम। स्नो और बर्फ़बारी का टाइम था और जो राइटर है वो एक ट्री के नीचे खड़ा है और वो ट्री जो है वो हेमलॉक का ट्री है। ये हेमलॉक का जो ट्री होता है ये एक पॉइजनस ट्री होता है कि इसके सीड को, इसके बीज को कोई अगर कंज्यूम कर ले तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इन ए वे ये एक जो आप कहें कि बैड इम्प्रेशन, बैड फीलिंग्स, उसका यहाँ पे सिंबल है। और उसी पेड़ के ऊपर एक ब्लैक क्रो यानी काला कौवा बैठा है। तो काले रंग और कौवे को भी जो है बैड ओमन्स यानी बुरा शगुन समझा जाता है। तो पोइट किसी वजह से सैड है, अपसेट है, डिप्रेस्ड है। पर तभी क्या होता है कि जो हेमलॉक के ऊपर बैठा हुआ क्रो होता है वो अपने ऊपर गिरी हुई बर्फ़ को हटाने के लिए कुछ मूवमेंट करता है। तो जो डस्ट की तरह स्नो राइटर के ऊपर आकर गिरती है और उसका जो ध्यान है वो क्रो की तरफ जाता है। तो वो क्या नोटिस करता है कि क्रो जो है अपने ऊपर गिरी हुई बर्फ़ को हटाकर और फिर से एक नई होप और लाइफ के साथ उड़ जाता है। तो उसी से इंस्पायर होकर राइटर को रियलाइज़ होता है कि उसने बेकार में ही अपना जो दिन है उसका बहुत सारा टाइम जो है सिर्फ डिप्रेस रहने में वेस्ट कर दिया। और राइटर भी अब एक नई होप के साथ जो उसका बचा हुआ दिन है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, उसमें कुछ नया करने के लिए, उसमें कुछ होपफुल करने के लिए निकल पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं पोएम की लिटरेरी और पोइटिक डिवाइसेस के बारे में। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि फर्स्ट लाइन के लास्ट में वर्ड क्रो और थर्ड लाइन के लास्ट वर्ड में स्नो, इनकी साउंड सेम है। उसी टाइप से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड मी एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ट्री, इनकी साउंड सेम है। तो ये स्कीम जो है ए बी, तो इसकी राइम स्कीम बन गई ए बी। नेक्स्ट में आप देखिए हार्ट एंड पार्ट, मूड एंड रूट। तो हार्ट एंड पार्ट जो है वो सी एंड मूड एंड रूट वो डी। तो ये स्कीम बन गई सी डी। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस में जो सेम साउंड वाले वर्ड्स का रिपीटेडली यूज़ किया जाए तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं हैज़ और हार्ट, सेव्ड और सम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स कि जब पोइटिक राइम क्रिएट करने के लिए जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर को
चेंज कर दिया जाता है ताकि जो है पोइटिक राइम क्रिएट हो सके, यानी जो गाने और पढ़ने में मतलब रिदम में लगे। नेक्स्ट वन है एसोनेंस। एसोनेंस का मीनिंग ये है कि जब एक सेंटेंस में, एक लाइन में कोई एक वोवल जो है वो प्रोमिनेंट हो, वो एक ही वोवल की साउंड जो है वो बार बार आए, तो उसको एसोनेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें शुक डाउन ऑन मी जो लाइन है, उसमें शुक में ऊ की साउंड है, डाउन में है और ऑन में। लास्ट वन इज़ इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मीन्स कि जब जो सेंटेंस है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन के कंटिन्यू करे तो उसको इंजैबमेंट कहते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इस पोएम में कहीं भी जो है पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया गया है, तो ये एक इंजैबमेंट का बहुत बड़ी एग्जांपल है। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो लिटरेरी डिवाइस के अलावा जितने भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब को मैंने सम अप करके, जिसमें कि समरी, थीम और जो भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब उसी में कवर अप हो जाएंगे। तो वो एक पर्टिकुलर आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है कि स्नो को डस्ट क्यों कहा गया है। तो जो स्नो है वो फाइन पार्टिकल या फ्लेक्स की तरह गिरती है, तो इसीलिए उसको डस्ट से कंपेयर किया गया है। और सेकंड थिंग कि पोइट का मूड कैसे चेंज होता है। तो जब जो स्नो की डस्ट है वो पोइट के ऊपर गिरती है तो उसका मूड जो है वो सैड से हैप्पी हो जाता है, वो फिर से रिफ्रेश्ड फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी क्रो वर्ड आपके माइंड में आता है तो आपके माइंड में कैसी इमेज क्रिएट होती है। तो जो क्रो है वो एक ब्लैक कलर का बर्ड होता है और जिसकी साउंड बहुत ही हार्श होती है। तो जनरली हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट होती है वो एक बैड ओमेन यानी अपशकुन वाली चीज़ की पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेमलॉक ट्री। तो हेमलॉक का जो पेड़ होता है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसको हिंदी में हम धतूरा के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये भी एक बैड ओमन, बुरा शगुन, डिप्रेशन, सैडनेस, इसका सिंबल समझा जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगती हो, कहीं इम्प्रूवमेंट हो सकती हो, तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके इंग्लिश के और एसएस के वो हम आगे इसी चैनल पर डिस्कस करते रहें, आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। और आपने जो अपना इतना प्रीशियस टाइम यहाँ लगाया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।